not a game, it's a rich thing. मखसूस अकाउंट में 2 करोड़ की रकम ट्रांसफर हुई तो शाम को नफीस राजा ने अपने सामने बैठे दिलशाद अख्तर से कहा, फीस मेरे अंदाजे से हासी कम है। दिलशाद अख्तर ने सिगरेट का कश लिया। तीनों पार्टियां बस इतना ही दे सकती थी, एक मैंने रख लिया है। नफीस राजा ने हामी भर ली। उन्होंने आपस में तय कर रखा था कि इस किस्म की गुफ्तगू फोन पर नहीं करेंगे। नफीस राजा के पास नया केस ट्रांसफर हो चुका था, एक इंतहाई पसमानदा इलाके का केस था। सोशल मीडिया के सबब इस जुल्म की खबर मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने असहूद नोटिस लिया था, जिसके सबब यहाँ तक ये केस पहुंचा था, वरना ऐसे दर्जनों केस इस इलाके में ही दफन हो चुके थे। एक नवंबर हिंदू कम्युनिटी की लड़की थी जो अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ चूड़ियाँ बनाने वाली एक घरेलू सहायता फैक्ट्री में काम करती थी। इस फैक्ट्री के मालिक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इससे ज्यादती कर डाली। 3 दोस्तों का ये ग्रुप खुद भी बेटियों वाला था, मगर उन्होंने अपनी बेटियों जैसी इस लड़की के साथ ज्यादती की थी। फैक्ट्री के मालिक के दोस्त जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे और बेशतर रकम का बंदोबस्त भी उन्होंने के खानदानों ने किया था। अगले दिन केस खराब करने के लिए मखसूस नुकात दिलशाद अख्तर को नफीस राजा ने जहन नशीन करा दिए। केस की समाअत शुरू हो चुकी। नफीस राजा खसूसी अदालत से अपने घर आया तो बड़ी खुशगवार हैरत की मुंतजिर थे। एक लंबे बालों वाली दुबली पतली सी लड़की दौड़कर इससे आप लिपटी थी। एक आवाज इसके कानों में रस घोल चुकी थी, नाना जान। ये उसकी नवासी मिशाल थी। नफीस राजा इसका सर चूमते हुए देखने लगा। पोर्च में 2 नई गाड़ियों का इजाफा हो चुका था। इसने मिशाल को लिपटाए पूछा, किसके साथ आई हो? ममा है, अपने पसंदीदा ड्रामे की मिस हो जाने वाली किस देख रही हैं? नफीस राजा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। पिछले चंद माह में वो कितनी बड़ी हो गई थी। इस वक्त वो नीम फौजी वर्दी में मलबूस एक लंबे तिरंगे गार्ड ने आकर नफीस राजा को सलाम किया। नफीस राजा इस गार्ड से बाकायदा हाथ मिलाया और हैरोअफियत दरियाफ्त की। अलबत्ता मिशाल का इस गार्ड को करीब पाकर मुंह बन गया। नफीस राजा इस मताए जिंदगी को बाजू के घेरे में लेकर मरकजी इमारत की तरफ बढ़ा। बूढ़े की कैसी याद आ गई तुमको? मिशाल जोश से बोली, हम दोस्तों के ग्रुप ने सिविल सोसाइटी के धरने में शामिल होने का प्रोग्राम बनाया था। मेरा ग्रुप ज्वाइन कर चुका है। मैंने पहले नाना जानी से मिलना जरूरी समझा। आखिर में वो लाड से बोली। नफीस राजा चौंका। सिविल सोसाइटी का धरना आजकल मीडिया पे छाया हुआ था। इसने पूछा, ये धरने में शिरकत का क्या सौदा समाया जो तुम नौजवानों के दिमागों में? मशाल का जोश मजीद बढ़ा। शऊर और महफूज माशरे की तरफ ये धरना एक बड़ा इकदाम है। हम लोग चाहते हैं कि इस कदम में हमारे छोटे छोटे कदम भी शामिल हो। इन अल्फाज ने नफीस राजा को हैरान कर दिया। मेरी माशो बिल्ली कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं होगी? वो बड़े एतमाद से बोली। हाँ, और इस सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। ये बूढ़ा समझा नहीं, वो सचमुच उलझ गया। समझा दूंगा, मगर पहले अपनी लाडली बेटी से तो मिल ले, वो नौजवानों की मखसूस शोही से बोली। इसी दौरान वो टीवी लॉन्च में पहुंच चुके थे। सामने मिशाल की माँ सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी। रिमोट इसकी गोद में पड़ा हुआ था। इसका वजन हाथा बढ़ चुका था। मिशाल और इसकी माँ में हासी मुशाबहत थी। वो उठ कर आई और सलाम करके बाप के गले लग गई। नफीस राजा की आंखों के सामने नवासी और बेटी की सूरतें गड़बड़ सी हो जाने लगी। नफीस राजा ने जिम हारने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात को वो तीनों खाने के बाद टीवी लॉन्च में बैठे थे। मिशाल की माँ दोबारा से टीवी में मगन थी। मिशाल नीचे कुशन पर बैठी थी और नफीस राजा सोफे पर बैठा इसके सर में मसाज कर रहा था। मिशाल के बाल आयल के सबब चिपके से थे। ये नफीस राजा का पसंदीदा मशगला था। इस दौरान मिशाल बोली, नाना जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। करो भाई, मैं इस बारे में ही सोचे जा रहा हूँ और तुम्हारे खुद से बात करने का मुंतजिर था। वो बोली, अब आप मुझ पर तैनात 2 गार्ड हटा लें, मुझे उलझन होने लगी है। जो दूसरा गार्ड है वो शायद आपसे छुट्टी लेकर घर गया हुआ है। वो तो जैसे एक पल के लिए मुझे निगाहों से ओझल नहीं होने देता। इसके अंदाजे के सबब नफीस राजा धीरे से हंसा तो मिशाल तप गई। अपनी जगह से उठते हुए वो बोली, मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरे दोस्तों में ये बात हर वक्त डिस्कस होती रहती है, मेरा मजाक बनता है और आप हंस रहे हैं। नफीस राजा ने जबरदस्ती संजीदा से मुंह बना लिया और खींच कर दोबारा इसे कुशन पर बिठाया तो मिशाल ने माँ को घसीटा। आप ही अपने बाप को समझाएं, मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। माँ ने दामन छुड़ाया। भाई, ये तो नाना और नवासी का मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मिशाल की तोपों का रुख माँ की तरफ हो गया। घर से तो मेरे मौकफ की हमायत का बड़ा सा टोकरा सर पर लेकर निकली थी। बाप का सामना होते ही सब भूल गई। इस जले कुटे अंदाज पर बाप बेटी दोनों हंसने लगे और मिशाल वॉकआउट कर गई। रात को सोने से पहले तक मिशाल की संजीदगी बरकरार रही तो नफीस राजा को फिक्र हुई। सोने से पहले वो इसके कमरे में भी नहीं आई। वो खुद ही इसके कमरे में पहुंच गया और वो बिस्तर पर दराज से मुंह फुला हुआ था। नफीस राजा कुर्सी घसीट कर इसके करीब जा बैठा और इसकी पेशानी पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारी माँ गवाह है, मैंने औलाद से कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ तुम्हारी माँ से तुम्हें मांग लिया था। औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी होती है, मगर मेरी जान सिर्फ तुम में है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। जैसे जैसे इसके लहजे का गुदाज बढ़ रहा था वैसे वैसे मिशाल का चेहरा मामूल पर आता जा रहा था। मैंने तुम्हें पोर पोर बढ़ते देखा है और तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ साथ मुझ में क्या तब्दीलियां आई हैं।
वहम कह लो, शिद्दत पसंदी कह लो या कुछ और, मैं तुम्हारे हवाले से बेहद हसास हूँ और ये माशरा दरिंदों से भरा हुआ है। मुख्तलिफ बहरूप दारे ये दरिंदे हर जगह मौजूद हैं। तुम्हारे हवाले से इन दरिंदों का खौफ मुझे हर पल घेरे में लिए रहता है। पेशा वाराना जिंदगी में मेरा वास्ता ऐसे ही दरिंदों से पड़ा है। मैं इन दरिंदों से डरता हूँ। मेरी जान, अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारा बूढ़ा नाना इन दरिंदों के हवाले से वसवसों का शिकार रहे और हर पल तुम्हारी फिक्र में गुल गुल कर वक्त से पहले मार जाए, तो मैं गार्ड को वापस बुला लेता हूँ। विशाल की आंखों से आंसू बहने के लिए इसने उठकर तकिया नाना पर फेंकते हुए कहा, जज्बाती ब्लैकमेलिंग तो कोई आपसे सीखे। अगले ही लम्हे वो दोनों हंस रहे थे। अजीब अजीब धूप छाँव का मंजर था। बाद में नफीस राजा ने इसके कान के करीब सरगोशी की, तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने की देर है, मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगा। इन गार्ड्स को उस वक्त तक बर्दाश्त कर लो। अगले दिन मिशाल भी सिविल सोसाइटी के धरने में पहुंच गई, जहां सरमद इसका पहले से मुंतजिर था। दोनों की फेसबुक पर जान पहचान बनी और आगे बढ़ी थी। इसे देखकर सरमद की आंखों में पसंदीदगी की चमक लहराई। गहरी होती हुई शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई तो कमला का दिल सहम गया। आजकल इसके साथ ऐसे ही होता था। हर ऊंची आवाज पर दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस हिंदू खानदान को निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनी में एक क्वार्टर में रहने के लिए दे दिया गया था। हिफाजत की ओर से 2 सिपाही भी तैनात थे जो अक्सर इधर उधर चाय वगैरह पीने के लिए निकल जाते थे। कमला की मां ने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? जवाब में एक मध्यम सी आवाज उभरी, मेरा नाम अज़ेब है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कमला की मां ने यह नाम पहली दफा सुना था। बोलने वाले का लहजा भी अजनबी था, लगता है जैसे कोई गैर मुल्की है, मगर इसके लहजे में बड़ी अपनाइयत थी। कमला की मां ने दरवाजा खोल दिया। इसके सामने एक दुबला पतला शख्स था जिसके चेहरे पर झुकी हुई बड़ी सी टी कैप जिसने इसका बेहतर चेहरा छुपाया हुआ था। बाहर वैसे भी अंधेरा था, वो अजनबी का चेहरा नहीं देख पाई। अजनबी ने सवालिया नजरों के जवाब में अपने कदमों में पड़ी पुराने से कपड़े की एक गठड़ी की तरफ इशारा किया। ये आपके लिए कुछ रकम है, इसे कबूल कर लें। मगर ये किस लिए है? कमला की मां के लहजे में सख्ती आ गई। बेटी के मुजरिमों की जानिब से केस से दस्तबरदार होने के लिए मुतअद्दिद पेशकशों को वो ठुकरा चुकी थी, मगर ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज था। अज़ेब नामी अजनबी फौरन ही इसकी सख्ती की वजह भाग गया। वो बेहद नरमी से बोला, आप गलत सोच रही हैं, ये रकम अपने मुजरिम को माफ़ करने के लिए नहीं है, ये खुदा तर्स शख्स की तरफ से अतिया है। ये रकम आप लोगों की अजियत तो कम नहीं कर सकती, मगर मरहम जरूर साबित हो सकती है। इसने गठड़ी उठाकर कमला की मां की तरफ बढ़ाई। कमला की मां की आंखों से आंसू बह निकले। गठड़ी लेते हुए इसने रुंधी हुई आवाज में पूछा, क्या इससे अपनी बेटी के मुजरिमों को फांसी दिलाने के लिए मैं बड़े से बड़ा वकील कर सकती हूँ? अज़ेब मुस्कुराया तो कमला की मां काम से गई। इसे लगा जैसे किसी भेड़िए ने दांत न कोसे हों। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद दिन बाद आपको लगेगा कि आपको वकील की जरूरत है तो बेशक एक क्या 10 वकील कर लीजिएगा। कमला की मां भी इन अल्फाज में उलझी हुई थी कि अजनबी आगे बढ़ गया। चंद सेकंड में वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर गायब हो गया। कमला की मां सोच रही थी कि शायद खुली आंखों से कोई इसने हाथ देखा है, मगर हाथ में थामी गठड़ी इस ख्याल की नफी कर रही थी। मसीहा का अजीब सा नाम था अज़ेब। इसने सोचा शायद फरिश्ते को अज़ेब ही कहते हैं। जलने वाली गाड़ी पिछले 30 दिनों में से किसी भी टूल प्लाजा से शहर में दाखिल नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि वो पहले ही से शहर में मौजूद थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंजन का नंबर मिल गया था और ये अनरजिस्टर्ड था। राव ने शहर के सारे छोटे बड़े कार डीलर्स को उठाने के अहकाम जारी किए जो भी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मिर्जा अख्तर पिंजरे के बाद गंदे पानी वाले मरहले से भी गुजर चुका था, मगर वो अपने बयान पर कायम था कि ना ही इसका जिशान से कोई राब्ता है और ना ही इसने किसी पेशावर कातिल से इन लड़कों को उड़वाया है। राव ने इससे ये दोनों सवाल पूछे थे। अगले दिन अदालत में मिर्जा अख्तर ने खूब शोर मचाया कि इसके साथ क्या हुआ है। इसका एक वकील दोस्त जो मारूफ कानूनदान था वो भी अदालत में चीखता रह गया, मगर मिर्जा के जिस्म पर चोट या तशद्दुद का जरा सा निशान भी नहीं था और वो खूब साफ सुथरा था। अदालत ने बड़ी आसानी के साथ FIR के मतन की रोशनी में इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। राव दिलदार का दिमाग घुड़सवारी का मैदान बना हुआ था। पेशावर तजर्बा कह रहा था कि मिर्जा अख्तर दुरुस्त कह रहा है। जिन मराहिल से वो गुजरा था इसके बाद जुबान बंद रखने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। फिर इसका लहजा अंदाज सभी चीख चीख कर कह रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहा। दूसरा मसला जिशान का था, वो गायब था। वो अपने तौर पर मसरूफ़ अमल था तो इसका हाथ आना जरूरी था। मुश्किल वक्त में भी बंदा खानदान के बाद दोस्तों की तरफ देखता है और इसके सभी दोस्त भी उठा लिए गए थे और तफ्तीश के अमल से गुजर रहे थे। फिर राव के दिमाग में इस लड़की की छवि आ गई जिसने पुलिस वैन को रुकने पर मजबूर किया था। राव का दिमाग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था ये काम किसी लड़की का है। फिर अचानक एक ख्याल से वो चौंक गया। जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर आने की सूरत में औरत या लड़की का रूप धारना कोई मुश्किल काम नहीं था। यह ख्याल राव को करीने के आस लगा। वैसे भी अकेली ड्राइव करने वाली ख्वातीन को अमूमन किसी मामूली हिरावर्जी पर ट्रैफिक एहलकार रोकते भी नहीं। ख्याल मजीद मजबूत हो गया। कातिल ने हाथून का बेस बदलकर फायदा उठाया। शनाख्त छुप गई और नॉन कस्टम पेड गाड़ी को ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से मामूल की चेकिंग में रोके जाने के इम्कानात भी महदूद हो गए। राव ने दिल ही दिल में कातिल की अयारी को तस्लीम कर लिया।
पेशा वाराना जिंदगी में इसका सामना पहली दफा इस तरह के कातिल से पड़ा था। इसे यकीन होगा कि कातिल कोई मामूली शख्स नहीं है। राव ने मिर्जा अख्तर पर सख्ती का मामला मौकूफ कर दिया। इसे उम्मीद थी कि कातिल का क्लू गाड़ी से जरूर मिल जाएगा। इस दौरान गैंगरेप के मुलजिमों पर हमले की रिपोर्ट इसके माताहत ने मुस्तैदी से मुरतब करके इसके सामने ला रखी। ऐनक लगाकर वो इस रिपोर्ट को बगौर देखने लगा। ऐसे मुलजिमों पर अक्सर हमले कम राय अदालत में हुए थे। किसी मुतासरा लड़की के भाई वगैरह ने फायरिंग की, कहीं चाकू से हमला हुआ, किसी पर पत्थर बरसाए। हर केस में बिखरे हुए जज्बात का अंसर नुमाया था। राव को जज्बातियत से ज्यादा अकल और साइंटिफिक तरीके की तलाश थी, मगर ऐसा एक भी केस नहीं था जिसे इस केस से मुमासिल करार दिया जाता। फिर एक केस देखते हुए वो चौंका। मातहत ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए एक केस के साथ नोट लिखा था कि ये केस भी जज नफीस राजा के पास देर समात था। इन दिनों रिटायरमेंट के बावजूद जज साहब को जजेस की हड़ताल के सबब आर्जी तौर पर तलब किया गया था। वैन ड्राइवर वरगला कर एक स्कूल गर्ल को एक गोदाम में लेकर गया, जहां ड्राइवर और 2 चौकीदारों ने इसके साथ ज्यादती के बाद जुर्म छुपाने की गर्ज से गला दबाकर इसे हलाक कर दिया। अदालत में पेशी पर जाते हुए कैदियों वाली वैन एक बड़ी नहर के पुल से गुजरने लगी तो इसका टायर ब्रस्ट हुआ और वैन बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। ड्राइविंग कैबिन और अक्कब में मौजूद एहलकार तो निकल गए जो तैर सकते थे, खुद नहर से निकल गए। 2 एहलकारों को मुकामी अफराद ने निकाल लिया, मगर लॉक कैबिन में मौजूद ज्यादती के मुलजिमों को बचाया नहीं जा सका, वो डूब कर मार गए। इस वाक़े को कुदरत का इंसाफ करार देकर कोई खास तहकीकात नहीं हुई। राव की पेशानी पर सोच की सिलवटें पड़ गई। एक ही जज के पास देर समात दोनों केसों में मुजरिमों की हिलाकत बज़ाहिर मुमासलत इसके सिवा और कोई नहीं थी। एक हादसा था और एक वाज़े बम हमला, मगर राव की छठी हिस्स कह रही थी कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। नहर के साथ हिफाजती दीवार या फौलादी रेलिंग जरूर होती है। रिपोर्ट में सिर्फ यही था कि वैन बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हिफाजती दीवार और फौलादी रेलिंग के टूटने का कहीं जिक्र नहीं था। थोड़ी सी कोशिश से वो पुराने केस के तफ्तीशी अफसर से बात करने में कामयाब हो गया, जो अब तरक्की पाकर SHO बन चुका था। राव ने इससे बराह रास्त बात की। थोड़ी सी कोशिश में इसे केस याद आ गया तो राव ने पूछा, तुमने जाए वकुआ का अच्छी तरह से जायजा लिया था? आहो सर, वो देहाती अंदाज में बोला। जाए वकुआ का मंजर जैसे आज भी मेरी आंखों के सामने है। वेरी गुड, ये बताओ नहर के साथ हिफाजती दीवार थी या फौलादी रेलिंग? SHO जोश से बोला, दीवार थी सर, अंग्रेजों के वक्तों की। राव का लगा कि वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है। इसने पूछा, दीवार को तोड़कर वैन नहर में गिरी थी? SHO गड़बड़ा गया, नहीं शायद ऊपर से गिरी थी। राव गर्जा, वैन को पर लगे हुए थे? जवाब में SHO सहम कर खामोश रहा। राव ने मजीद पूछा, वैन को जब नहर से निकाला गया तो इसका ब्रस्टेड टायर तुमने खुद देखा था? SHO ने फसफसी सी आवाज में कहा, आओ सर, जब वैन निकली तो मैं खुद मौका पर मौजूद था। राव को अंदाजा हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। वो गुस्से से बोला, तुम्हें SHO बनाने वाले गधे हैं। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद राव की गाड़ी बर्क रफ्तारी से करीबी शहर की तरफ उड़ी जा रही थी। इसे पूरा यकीन था कि महज टायर ब्रस्ट हो जाने से भारी भरकम वैन का उड़कर नहर में जा गिरना तकरीबन नामुमकिन था। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। फिल्मों का ख्याल आते ही एक ख्याल ने उसे चौंका दिया। 2-3 फोन करने के बाद वो एक फिल्म डायरेक्टर से बात करने में कामयाब होगा। डायरेक्टर से इसका तारुफ हुआ, इसी सबब इसका अंदाज मुद्दबाना था। राव ने इससे पूछा, फिल्मों के एक्शन सीन में अक्सर गाड़ियों को टायर ब्रस्ट होने पर उड़ते हुए दूर गिरते हुए दिखाया जाता है, ये किस तरीके से होता है? टायर ब्रस्ट होने पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बेकाबू हो जाती है। डायरेक्टर बोला, ऐसे सनसनीखेज सीन के लिए हम जमीन पर एक प्रेशर पंप नस्ब करते हैं जो गाड़ी को हवा में उछाल देता है। आपकी ये बात दुरुस्त है कि महज टायर ब्रस्ट होने से गाड़ी हवा में नहीं उछल सकती। अंदाजा की दुरुस्तगी से राव का एतमाद बढ़ गया। इसने पूछा, इस पंप की मदद से गाड़ी को महज किसी सिमत में उछाला जा सकता है? डायरेक्टर बोला, ये गाड़ी की पोजीशन पर है। पंप अगर एन दरमियान में लगता है तो गाड़ी सीधे ऊपर उठेगी, और अगर दाएं बाएं या किसी तरफ लगता है तो गाड़ी मुहालिफ सिमत में हवा में जाएगी। राव ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। और ये बताओ कि ये पंप बड़ी गाड़ियों को भी उछाल सकता है, जैसा कि छोटा ट्रक, वैन वगैरह? नहीं, इसमें इतनी ताकत नहीं होती। राव को मायूसी हुई, मगर अगले ही पल वो दूर हो गई। डायरेक्टर ने कहा, इसके लिए हाइड्रोलिक पंप इस्तेमाल होते हैं, मगर ये बहुत महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल आसान है, साइज में छोटे होते हैं और प्रेशर वाली इजाफी टंकी की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन और हॉलीवुड मूवीज में इनके जदीद तीन मॉडल इस्तेमाल होते हैं। महज बरकी रो देकर इन्हें अब आसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। राव खुश हो गया। इस मालूमात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये हाइड्रोलिक पंप यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं? साथ इसने पूछ लिया। जी सर। इसने एक मार्केट का नाम लिया, वहाँ 2-3 दुकानें हैं जहाँ से ये मिल सकता है। राव ने एक दफ़ा फिर इसका शुक्रिया अदा करके कॉल काट दी और फौरन ही अपने मातहत का नंबर मिलाकर इसे मखसूस तारीखें बताकर हाइड्रोलिक पंप वाला काम इसके जिम्मे लगा दिया। 2 घंटे बाद वो उसी पुल पर खड़ा था जहाँ से वैन नहर में गिरी थी। सुर्ख मजबूत ईंटों वाली कदीमी दीवार आज भी पूरी सख्ती और मजबूती के साथ अपनी जगह पर कायम थी। ये कम अज कम 4 फुट बुलंद थी। वैन का महज टायर ब्रस्ट हो जाने के बाद हवा में उड़ते हुए नहर में गिर जाना किसी अचंभे की बात थी।
मुकामी थाने का पूरा अमला पहले ही पहुंच चुका था। इनमें से एक पुराने मुंशी ने निशानदेही की कि वैन इस तरफ गिरी थी। राव ने निगाहों में पुल की चौड़ाई नापी, चौड़ाई ज्यादा नहीं थी। एक कोने में हाइड्रोलिक पंप मिट्टी वगैरह में छुपाकर आसानी के साथ नस्ब किया जा सकता था, जिसके इस्तेमाल के बाद जाहिर है वैन ने उड़ते हुए नहर में ही जाना था, मगर इसके लिए बरकी रोज जरूरी थी। राव की निगाहें चारों तरफ गर्दिश करने लगी, फिर इसकी निगाहें किनारे के साथ सरकारी ट्यूबवेल के एक कमरे की इमारत पर जा टिकी। इस जगह से बिजली की तार पुल के नीचे से छुपाकर लेकर आना आसान था। तस्वीर करीबन मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ एक टुकड़ा गायब था। इस्तेमाल के बाद हाइड्रोलिक पंप यकीनन नुमायां हो गया होगा, तो वह तफ्तीश करने वालों की नजरों में क्यों नहीं आया। फिर राव को ख्याल आया कि तफ्तीश की तो जरूरत ही महसूस नहीं की गई, इसे हादसा और कुदरत का इंसाफ समझा गया। राव ने मकामी एहलकारों को ऐसे लोगों को जमा करने का कहा जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद थे। इसके बाद इसने महकमा जंगलात के रेस्ट हाउस का रुख किया। करीब तरीन आरामदेह जगह वही थी। रेस्ट हाउस पहुंचते ही इसने एक और मातहत के जिम्मे काम लगाया कि जज नफीस राजा की अदालत में कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, पेशियां कब लगेगी और मुल्ज़िमों के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए कहा। यह मातहत तजर्बाकार बंदा था। इसने थोड़ी ही देर में बता दिया कि फिलहाल एक ही केस है। मुल्ज़िमों के बाद तफसीलात बताने के बाद इसने जब यह बताया कि दूसरे सूबे का ये केस जज नफीस राजा के पास ट्रांसफर हुआ है, तो राव चंद लहजों के लिए सोच में डूब गया। ये गैर मामूली बात थी। इसने मातहत से मजीद ये कहा कि राजदारी से मालूम करे कि यह ट्रांसफर किस वजह से हुआ है और किसने कराया है। पेशी के अभी चंद दिन बाकी थे। फिलहाल मुल्ज़िम जेल में महफूज थे। मुकामी अफराद से होने वाली मुलाकात सूदमंद साबित हुई थी। राव को यकीन होगा कि जो थ्योरी इसने बनाई थी एन इसी के मुताबिक ज्यादती के मुल्ज़िमान को निशाना बनाया गया था। एक सादा लो उधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि जिस वक्त वैन नहर में गिरी थी वो अपने बेटों के साथ करीब ही जमीन पर बीज की बुआई कर रहा था। जब वो पुल पर पहुंचा तो वहां दर्जनों लोग इकट्ठे थे। इस वक्त पुल पर मौजूद एक शख्स ने इन बाप बेटों से मदद मांगी। इनकी कोई मशीन पिकअप से गिर गई थी, हमने उठाकर दोबारा पिकअप पर लोड कर दी। राव इस शख्स को गाड़ी में बिठाकर पुल पर ले गया। इसने अंदाजे से इस जगह की निशानदेही कर दी। इस दौरान पुल पर नई सड़क बन चुकी थी, मगर राव हाइड्रोलिक पंप के एंगल का बखूबी अंदाजा कर चुका था और यह भी अंदाजा हो गया था कि कातिल तनहा नहीं था। हाइड्रोलिक पंप के लिए यकीनन इसका कोई मददगार इस्तेमाल हुआ होगा। इस मकामी शख्स ने बताया कि पुल के इस मकाम पर पहले एक स्पीड ब्रेकर हुआ करता था जो नई सड़क के तामीर के साथ ही खत्म हो गया। स्पीड ब्रेकर के एक हिस्से को थोड़ा सा मजीद ऊंचा करके इसमें हाइड्रोलिक पंप छुपाना ज्यादा मुश्किल नहीं था और इसे भी यकीनन रिमोट से ऑपरेट किया गया था। धरने के शुरका की तादाद बढ़ने के साथ साथ हुकूमत पर दबाव भी बढ़ चुका था। मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके थे। हुकूमत बच्चों को और ख़वातीन के खिलाफ जराइम के फौरी इंसाफ का कानून लाने पर तकरीबन आमादा हो चुकी थी। चंद नुकात पर डेडलॉक कायम था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि सिर्फ 1 माह में ट्रायल और सजा पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था, इसलिए हुकूमत 2 माह से लेकर 14 माह तक का वक्त चाहती थी। जवाब में सिविल सोसाइटी के कानूनी माहिरीन एक काबिल अमल हल लेकर आए थे जिस पर हुकूमत गुमगू का शिकार थी। दूसरा नुकता यह था कि सिविल सोसाइटी के मुज़ाकरात कार चाहते थे कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारे की हैसियत से बराह रास्त कानून साजी करे, जबकि हुकूमत नए फौरी इंसाफ के कानूनी मसवदे के सुप्रीम कोर्ट की राय के रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहती थी। डेडलॉक भी कायम था और धरना भी पूरी जोश व खरोश से जारी था। दिन रात का साथ नई दोस्तियां, नए ताल्लुकात और नए रिश्ते इस्तवार कर रहा था। मिशाल और सरमद ने महसूस किया कि दोनों के दरमियान ज़हनी हम आहंगी है। दोनों ही एक दूसरे की गैर मौजूदगी को फौरन महसूस करते थे और एक कमी का एहसास सा होता था। सरमद की निगाहें जब मिशाल पर टिकती तो हटना भूल जाती। इन लम्हों में मिशाल की धड़कन बेतरतीब हो जाती, पलकें लरजने लगती और गालों पर शफक के रंग फूट पड़ते थे। फिर सरमद ने हाथ बढ़ाया तो मिशाल ने शर्माते हुए इसका हाथ थाम लिया। ये मामलात भला कहाँ छुपने वाले थे। दोनों तरफ के दोस्तों ने शोर मचा दिया। इस वक्त वो दोस्तों के महलूत हल्के में बैठे थे। दोनों की तरफ से जबरदस्त फीट का इंतजाम था जो जबरदस्ती ली जा रही थी। सरमद ने एक खुदरो बेल के टुकड़े को घुमाकर रिंग की शक्ल दी। इस हल्के में जब सरमद ने वो रिंग मिशाल की उंगली में डाली तो जबरदस्त शोर और तालियों के साथ इस नए रिश्ते का खैर मकदम हुआ था। मिशाल ने शर्माकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, साथ ही इसने उंगलियों की दर्द से अपने गार्ड की तरफ देखा। महसूस वर्दी में वो एक खास फासले पर खड़ा था। वक्त की नज़ाकत को बांधते हुए इसने रुख फेर रखा था। मिशाल ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि दूसरा गार्ड छुट्टी पर था, वरना तो मिशाल पर निगाहें हटाता ही नहीं था। नए कानून की बिनक पाकर इसके मुखालिफिन भी उठ खड़े हुए थे और मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे थे और सुना था कि दारुल हुकूमत की जानिब लॉन्ग मार्च का इन लोगों का इरादा है। ये और बात थी कि इनके साथ आम लोगों की दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। रात के खाने पर सरमद नफीस राजा और मिशाल की माँ के सामने बैठा हुआ हासापुर एतमाद लग रहा था। वो और मिशाल चंद घंटों के लिए धरना छोड़ कर आए थे। दोनों बाप बेटी को यह नौजवान पसंद आया था जिसका खानदानी पस मंजर भी मुतासिर कुन था। नफीस राजा तो पहले ही मिशाल की जल्द से जल्द शादी करने का ख्वाहिशमंद था।